कल 17 नवंबर है। साल 1913 में 17 नवंबर का दिन था जब गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद ब्रिटिश सेना इस पहाड़ी को घेरती है और अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। इस त्रासदी में महिलाओं एवं बच्चों सहित 1500 से अधिक भील आदिवासी मारे जाते हैं। इसी मानगढ़ राजस्थान में पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वो एक बयान देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आज़ादी के बाद इतिहास में जनजातियों के बलिदान को जो जगह मिलनी थी वो नहीं मिली और इसी कमी को पूरा किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या सचमुच इस कमी को पूरा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है। पूरे देश में इस जनजातीय आबादी के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाजों के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत हैं, लेकिन इन्हें भारत में कभी वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके ये हकदार थे। लेकिन चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा गया जब वर्ष 2022 में संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति बनने वाली वे पहली आदिवासी महिला हैं। लेकिन भारत के जनजातीय गौरव को पुनः समृद्ध करने का मिशन किसी के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री चुने जाने तक सीमित नहीं है। अभी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। दरअसल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री भगवान बिरसा की जन्मस्थली पर पहुंचे थे। अब देश के प्रधानमंत्री जनजातियों के बीच में हों और कोई तोहफा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी जो जनजातियों में भी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं उनके विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक योजना लॉन्च की। नाम रखा गया PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। दोस्तों, जिन ग्रुप की बात पहले की गई, हमारे देश में 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी जनसंख्या 28 लाख है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से अधिकतर लोग अभी भी जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही है। बजट सोचकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन बजट का एक आंकड़ा ये है कि पिछले 9 वर्षों में जनजातीय मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ चुका है। जो बजट 9 साल पहले 4,495 करोड़ हुआ करता था वो आज 12,462 करोड़ रुपए हो चुका है। यह बजट तो सिर्फ एक मंत्रालय का था और अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार द्वारा अलग अलग बजट जारी किया जाता है। वे कौन सी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को विस्तार से बताने के लिए अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संक्षिप्त में आपको कुछ तथ्य बता देते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर में लगभग 36,428 आदिवासी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनजातियों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया गया। एकलव्य स्कूल खोले गए जहां आज 1,20,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको फिर स्कॉलरशिप भी दी गई। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका के अवसरों को इम्प्रूव किया गया। योजनाएं लाई गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। साथियों, जनजाति सुनकर जनरली हम सबके दिमाग में सीधे तस्वीर आती है वनों में रहने वाले लोगों की। जैसे आपने कांतारा फिल्म में तो देखा ही होगा, जो बाद में विवाद का कारण भी बना, जल जंगल जमीन पर अधिकार। अक्सर प्रशासन और जनजातियों के बीच टकराव का यही कारण रहता है, लेकिन इस पर सरकार ने क्या किया। दोस्तों, जनजातियों को उनकी भूमि पर अधिकार देने का एक कानून आया था जिसे शॉर्ट में कहते हैं FRA। इस FRA के बनने से और 2014 तक 55.30 लाख एकड़ भूमि डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और अंदाजा लगाइए 2014 से अब तक ये आंकड़ा कितना होगा। सिर्फ 9 साल में ये आंकड़ा है 122.60 लाख एकड़ जमीन, यानी सीधे दोगुना। ऐसा ही एक ऐतिहासिक लम्हा पिछले साल आया जब संसद में 1996 में पारित हो चुका पेशा कानून पहली बार मध्य प्रदेश में लागू हुआ। जनजातीय इलाकों से बाहर शायद ही लोगों ने पेशा कानून का नाम सुना होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेशा कानून को यूं समझिए, किसके चलते जनजातियों के जल जंगल जमीन के अधिकार और अधिक मजबूत होते हैं। इस दौरान एक किस्सा है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिंडौरी जिले में पहुंचे तो वहां एक आदिवासी दंपति ने शिवराज सिंह से उनके 1 महीने के बच्चे का नामकरण करने की इच्छा प्रकट की, तो मामा ने उनका नाम रखा पेशा। दंपति ने खुशी खुशी स्वीकार किया और वहां पहुंचे लोगों के बीच भी पेशा को लेकर एक नया उत्साह था। दोस्तों, ये खुशी थी अपनी जमीनों पर अधिकार वापस मिलने की। ये जमीनें आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा छीनी गई थी और आज अब धीरे धीरे वापस मिल रही हैं।
यही है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, यही तो है पंचप्रण, वही पंचप्रण जिसमें प्रधानमंत्री विरासत पर गर्व करने का प्रण लेते हैं। जनजातियों की विरासत ही असली भारत की विरासत कही जा सकती है। इसलिए जहां इसके सदस्य अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे, उन राज्यों में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की म्यूजियम स्वीकृत किए जा चुके हैं। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। आदिवासी अस्मिता से जुड़ी बिरसा मुंडा, भीमा नायक और टंट्या मामा विभूतियों का सम्मान हो, या राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर आयोजन, या फिर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती के नाम पर नामकरण, इन सब आदिवासी प्रतीकों पर प्रधानमंत्री का फोकस साफ नजर आया। अब तो मानगढ़ धाम को भी विकसित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वही मानगढ़ धाम जहां से हमने ये वीडियो शुरू किया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि देश की 31% जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निवास करती है। इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और देखना यह होगा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए जनजातीय अभियान का चुनाव परिणामों पर कितना असर पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।